बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन क्या है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं कि ये जो कैलकुलस है ये मैथमेटिक्स की एक मेजर ब्रांच है, ठीक है जी। और ये जितनी भी आपकी फ़िज़िक्स है ये सारी कैलकुलस पे बेस कर रही है। जो फिज़िक्स की बेसिक्स हैं ये कैलकुलस के ऊपर खड़ी हैं, ठीक है। कैलकुलस के अंदर अब हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक है हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है जी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। तो एफ ऑफ एक्स अगर आपका एक फंक्शन है, जब हम उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें जो चीज़ मिलती है उसको हम डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। अब मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? देखें, डेरिवेटिव असल में हमें ये बताता है कि किसी भी चीज़ में कोई चेंज आ रहा है वो किस स्पीड से आ रहा है, कितनी तेज़ी से वो चेंज हो रही है। देखें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप गौर करें तो हर चीज़ जो वो चेंज हो रही है, लेकिन ये जो चेंज है ये इंडिपेंडेंट चेंज नहीं है, ये डिपेंडेंट चेंज है। अगर आप बात करें आपकी जो एज है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें चेंज आ रहा है, टाइम के साथ साथ आपकी उम्र बढ़ती है। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है वो एक साल मेहनत नहीं करता और उसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं आता, नेक्स्ट ईयर वो ज़्यादा मेहनत करता है, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आ जाता है। तो उसका जो रिज़ल्ट है ये चेंज हुआ है और ये डिपेंड कर रहा है उसने जो मेहनत की है। तो इस तरह से हम डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो वक्त के साथ साथ या किसी और क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू वो चेंज होती हैं उसमें, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। ये जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंदर जो चेंज आ रही है दिस इज़ रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज जो है ये दो तरह का है, एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो सबसे पहले हम एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ेंगे। देखें, व्हेन एवर समथिंग इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी एक एंटिटी के अंदर कोई चेंज आता है तो वो किसी दूसरी एंटिटी के विद रिस्पेक्ट टू होता है, उसकी वजह से आता है, उसके कंपैरिजन से पहली एंटिटी में चेंज आता है। तो इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम फिर एक रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। रिलेशनशिप क्या है जी? डेल्टा 1 ओवर डेल्टा 2। डेल्टा यहाँ पे एक्चुअली चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा 2 डिवाइड हो रहा है और ऊपर है डेल्टा 1। इसका एक्चुअली मतलब ये है कि 2 जो हमारी सेकंड नंबर पे एंटिटी है उसके चेंज होने से 1 में क्या चेंज आ रहा है, डेल्टा 1 मतलब जो 1 में चेंज आ रहा है, डेल्टा 2 जो दूसरे नंबर पे हमारी एंटिटी है उसको चेंज करने से 1 में क्या चेंज आ रहा है। और इसी रिलेशनशिप को हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, ठीक है जी। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी पे बैठ के मूव कर रहे हैं और घर की तरफ जा रहे हैं आप, और आपने ऑलरेडी 200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है ये आपने कवर कर लिया है और घर पहुंचने के लिए अभी मज़ीद आपने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करना है। और थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि स्पीड के बारे में आप जानते हैं या स्पीड का फार्मूला आपको पता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको घर पहुंचने में अभी कितना टाइम लगेगा जबकि आपने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी कवर करना है, तो इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है अगर हमें स्पीड के बारे में पहले से नहीं मालूम या उसका फार्मूला हमें नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम एक रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। रिलेशनशिप क्या है? डिस्टेंस चेंजेस ओवर टाइम चेंजेस, कि टाइम के चेंज होने से आपके डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है, देखें ना, जैसे जैसे टाइम कवर कर रहे हैं आप वैसे वैसे आपकी गाड़ी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है ना, जो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू आ रहा है। तो इसलिए फिर हम इस रिलेशनशिप को रेट ऑफ चेंज कहते हैं और जिसको हम फिर स्पीड का नाम देते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो रेट ऑफ चेंज है ये हमें हर चीज़ में नज़र आता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी फॉर्म डिफरेंट हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्रिकेट मैच की बात करूं और मैं अगर ये कहूं जी एक टीम ने 200 रन बनाने हैं 20 ओवर्स में मैच जीतने के लिए, और थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएँ कि रन रेट के बारे में आपको कुछ पता है या इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, तो मैच जीतने के लिए उसे किस तरह से स्कोर करना पड़ेगा, उसके लिए हम एक अगेन रिलेशनशिप बनाएंगे। वो क्या होगा? चेंजिंग रन्स ओवर चेंजिंग ओवर्स। देखें ना, जैसे जैसे ओवर चेंज होंगे वैसे वैसे उसके रन्स में चेंज आएगा।
तो इस रिलेशनशिप को फिर हम रन रेट का नाम देते हैं। ठीक हो गया जी। अब अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ रन रेट इज़ 10 रन्स पर ओवर, कि हर ओवर में उसे 10 रन चाहिए ताकि वो मैच जीत जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर ओवर में ही 10 रन करेगी वो टीम। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि एक ओवर में वो 5 रन करे और अगले ओवर में 15 रन कर दे, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज की। तो इसलिए ऐसा पॉसिबल है कि हर ओवर में 10 रन ना बन सके, बल्कि पहले एक ओवर में वो 5 रन कर दे, अगले ओवर में 15 रन कर दे। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक कार जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि थ्रू आउट उसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड ही है। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि रास्ते में किसी ट्रैफिक की वजह से या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न उसकी स्पीड हो सकता है कम हो जाए या हो सकता है ज़्यादा हो जाए। तो 20 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि हर सेकंड के बाद या तो वो उसका जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर इंक्रीज़ हो रहा है या 20 मीटर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है जी। अब रेट ऑफ चेंज जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो हर फील्ड में हमें नज़र आता है। फॉर एग्जांपल रन रेट में, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी, स्टिफनेस में, इंटरेस्ट रेट में, हर चीज़ में रेट ऑफ चेंज है। तो रेट ऑफ चेंज को एक्चुअली कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 एंटिटीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। हाँ, डिस्टेंस और टाइम हमारे पास ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनको हम इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमें रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए 2 एंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फेसबुक स्टेटस की बात करूं, ये भी एक रिलेशनशिप है कि अगर फ़र्ज़ करें एक बंदे का फेसबुक स्टेटस जो है वो कमिटेड है, तो इट मीन्स वो जो रिलेशनशिप है कमिटेड वो 2 पर्सन्स के दरमियान है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि हमें 2 एंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है किसी भी रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करने के लिए। तो रेट ऑफ चेंज जो है वो बहुत ही यूज़फुल है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिचुएशन क्रिएट करने लगा हूँ। फ़र्ज़ कर लें ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। ये जो आपकी कार है ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सेकंड में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है इस पॉइंट ए से लेकर बी तक, तो हम इसकी स्पीड जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? वही रिलेशनशिप जो रेट ऑफ चेंज का था वो क्या होगा, न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा चेंज इन डिस्टेंस और नीचे आएगा चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस पॉइंट 1 से 2 तक जाने में जो उसके डिस्टेंस में चेंज आया है, तो देखें ना ये टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर है ना, तो 2 और यहाँ पे 1 हम फाइनल में से ही इनिशियल को माइनस करते हैं ना जब चेंज फाइंड करते हैं, तो 200 माइनस 0, क्योंकि जब वो 1 पे था तो उसका डिस्टेंस 0 था। और इसी तरह से जो उसने टाइम कंज्यूम किया है 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए इस कार ने, वो फ़र्ज़ कर लें 5 सेकंड है, तो 5 माइनस 0, जैसे कि मैंने अभी बताया ना आपको कि आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने इस एग्जांपल में देखा, तो ये हमारे पास इस कार की स्पीड आ गई है 40 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि क्या हमेशा हम हर सिचुएशन में इसी फार्मूले से ही स्पीड जो है वो फाइंड किया करेंगे? ये एवरेज स्पीड है ना इस कार की, क्या हमेशा हम इसी तरह से ही स्पीड कैलकुलेट कर लिया करेंगे? देखिए फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली ये कार जब पॉइंट ए से इसने मूव करना शुरू किया, तो इस केस में जो मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ, यहाँ पे आके फ़र्ज़ कर लें इसका एक्सीडेंट हो जाता है इस कार का, अभी वो बी तक नहीं पहुँची। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस कार का जो एक्सीडेंट है वो कितना सवेयर हुआ है, क्या वो एवरेज स्पीड पे डिपेंड कर रहा है जो कि 40 किलोमीटर पर सेकंड आई थी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 40 किलोमीटर पर सेकंड जो है ये तो इस कार की एवरेज स्पीड है। हो सकता है जब इसका एक्सीडेंट हुआ है इसकी स्पीड 40 किलोमीटर से ज़्यादा हो, हमें तो जिस टाइम पे इसका एक्सीडेंट हुआ है वो वाली स्पीड बताएगी कि एक्सीडेंट कितना सवेयर है। हो सकता है एक्सीडेंट के टाइम उसकी स्पीड कम हो। तो फिर इस पर्पज़ के लिए ये जो हम
एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे थे, ये यूज़ नहीं होगा। इसके लिए हम फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड चाहिए। फिर ही हम इस बात का तयन कर सकते हैं ना कि वो जो एक्सीडेंट है वो कितना सवेर है, कि उसकी स्पीड उस खास टाइम पे कितनी थी। अब हमें एवरेज स्पीड नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, वो नहीं हमें हेल्प करेगी। हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए कि उस खास वक्त में उसकी स्पीड कितनी थी। क्योंकि अगर मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे उसका एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त कितनी स्पीड थी, तो उसके लिए फिर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यूज़ करता हूँ, और इसी को हम डेरिवेटिव का नाम देते हैं। यही की पॉइंट है आज के हमारे लेक्चर का, कि ऐसी सिचुएशन में हम फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को यूज़ करते हैं। किसी ख़ास वक्त में आपने स्पीड अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए फिर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, और इसी को हम डेरिवेटिव का नाम देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम किसी ख़ास पॉइंट पे या ख़ास वक्त पे किस तरह से हम उसकी स्पीड फाइंड करेंगे, अब हम वो देखते हैं। अब इस चीज़ के 3 स्टेप्स हैं, हम इनको 3 स्टेप्स से जो है समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप क्या है? चूज़ वन पॉइंट विच इज़ वेरी क्लोज टू दैट पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड स्पीड। देखिए, हमने वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे उस कार का एक्सीडेंट हुआ था, उस पॉइंट पे हम स्पीड फाइंड करना चाहते हैं ना, जहाँ पे हमने टाइम जो वो 5 सेकंड लिया था। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, जिस पॉइंट पे आप स्पीड फाइंड करना चाहते हैं उसके करीब तरीन वेरी क्लोज एक पॉइंट आप कंसीडर कर लें। जैसे यहाँ पे t = 5 है, तो इसके करीब तरीन, फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट ले लेता हूँ 4.999। अब ये डिफरेंट हो सकता है। देखें, मेरा जो करीब तरीन है वो आपके जो करीब तरीन है उससे डिफरेंट हो सकता है। मैंने पॉइंट लिया है 4.999, हो सकता है आप इसके करीब तरीन पॉइंट ले लें 4.9999, तो ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 में क्या है? फाइंड एवरेज स्पीड ओवर दिस इंटरवल। अब आपने इस इंटरवल पे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, जिस तरह से हमने पहले देखा था एवरेज रेट ऑफ चेंज जिस तरह से फाइंड किया, तो उसका यही फार्मूला था ना, चेंज इन डिस्टेंस और नीचे आता है चेंज इन टाइम। तो चूँकि हमने 5 के करीब 3 पॉइंट ये लिया है, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं ना, विच इज़ 0.001। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर आप ये पॉइंट चेंज करेंगे तो वो जो उसका डिफरेंस है ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये फिर आपका इक्वल आएगा डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, की चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। अब आप यहाँ पे गौर करें, अगर हम एवरेज रेट ऑफ चेंज की मदद से इसको सॉल्व करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, डिस्टेंस के लिए भी टाइम के लिए भी, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए हमारे पास 2 पॉइंट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो सिर्फ उस पॉइंट पे स्पीड चाहिए ना जिस पॉइंट पे उसका एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है। तो जब हम इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो वो होगी डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी। तो थर्ड स्टेप जो है ये आपने गौर से समझना है, इसमें थोड़ा सा जादू होना है। वो क्या है? देखें, चूज़ इंटरवल टू बी एक्सट्रीमली क्लोज टू 0 बट नॉट एक्चुअली 0। कहता है कि आपने यहाँ पे एक ऐसा इंटरवल चूज़ करना है जो 0 के करीब तरीन हो लेकिन 0 ना हो। जैसे यहाँ पे जो आपका इंटरवल है वो आया 0.001, 0 के करीब तरीन है लेकिन 0 नहीं है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 5 के करीब 3 पॉइंट लेंगे 4.9999, तो फिर आपका पॉइंट क्या आएगा? 0.0001 आ जाएगा, वो मज़ीद 0 के करीब हो जाएगा। तो हम ऐसा इंटरवल चूज़ करेंगे जो 0 के करीब तरीन होगा लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। और इस चीज़ को हम लिमिट की मदद से फिर इवैल्यूएट करेंगे कि हमारे पास जो डेल्टा टी है वो 0 के करीब तरीन तो है लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको लिमिट का नॉलेज होना जो वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखें, फिर जो लिमिट है हम स्पीड t = 5 पे फाइंड करना चाह रहे हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी। लेकिन ये जो प्रोसेस है अब हम इसको मज़ीद डिटेल से देखते हैं कि जब किसी फंक्शन में हम ये अप्लाई करेंगे तो ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल जो है वो प्रूव होगा। देखें, यहाँ मैं फंक्शन लेता हूँ y = x²। तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है कि कोई भी उसकी करीब तरीन वैल्यू जो है वो आपने चूज़ करनी है जो उसके क्लोज़ हो।
तो यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स ले लिया, चेंज जो उसके करीब 3 है, क्योंकि हमने स्टेप 1 में देखा ना, चूज वन पॉइंट विच इज़ वेरी क्लोज टू दैट पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड स्पीड। तो यहाँ पे चूँकि हम बात कर रहे थे डिस्टेंस और टाइम की, यहाँ पे हम अब डिस्टेंस और टाइम से निकल कर नए 2 वेरिएबल्स हमने ले लिए हैं एक्स और वाई। ये जो फंक्शन है ये एक्स और वाई की फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 1 में हमने एक्स में ऐड किया है डेल्टा एक्स जो कि उसकी करीब 3 वैल्यू है, और स्टेप 2 में हमने क्या करना है, फिर यहाँ पे डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी था, और ये फिर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है, और डेल्टा वाई का मतलब है वाई में चेंज। पहले वैल्यू ये थी, बाद में ये हो गई, तो फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसका स्केयर माइनस इसका स्केयर, और डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा एक्स पे, ठीक है जी। अब न्यूमरेटर में इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन बनेगी। अब स्टेप 3 में 2 पार्ट हैं इसके। पहली बात ये है कि डेल्टा एक्स 0 नहीं है, जैसा हमने देखा था ना कि ये 0 नहीं है लेकिन 0 के करीब 3 है। जब ये 0 नहीं है तो इसका मतलब है हम डेल्टा एक्स पे फिर डिवाइड कर सकते हैं, ये डेल्टा एक्स कॉमन लेके ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा ये रह गया। और दूसरी बात इसमें यह है कि डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो फिर हम लिमिट को यूज़ करते हुए इस डेल्टा एक्स की जगह पे हम, जब ये 0 को अप्रोच करेगा डेल्टा एक्स, तो इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 2x आ जाएगा। और ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को हम डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं, तो ये आपके पास 2x आ गया है। अब एक्चुअली ये डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर 2x आने का मतलब ये है कि y का जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x है वो 2x है। अगर आप y का x की किसी भी वैल्यू पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो आपके पास आंसर आएगा 4। वो 4 क्या होगा, 4 इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y एट x इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया जी। तो ये यहाँ पे इस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू, जैसे हम पिछली एग्जांपल की अगर बात करें वहाँ पे हमें उस पॉइंट पे स्पीड चाहिए थी, तो इस तरह से हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इफ़ वी फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑन वेरी स्मॉल इंटरवल, जिस तरह से हमने स्टेप 2 में यही काम किया ना, एक स्मॉल इंटरवल पे वही एवरेज स्पीड वाला फार्मूला यूज़ करते हुए उसकी स्पीड फाइंड किया। अगर वो फाइंड कर लेते हैं देन वी कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जिसको आप डेरिवेटिव का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर को सुनने के बाद डेरिवेटिव के बारे में आपके बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं ये क्लियर हो गए होंगे कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।